हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा। वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। आज हम मैथमेटिक्स के सीरीज के अंदर थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा बेसिक कॉमन टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स के अंदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव नहीं देखा जाता है जिसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वैसे देखा जाए तो बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर 3 से 4 या 2 से 3 तो मिनिमम क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे एंड क्वेश्चंस को साथ के साथ, और फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में हम बोलेंगे अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है हमारे पास में। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, हम उसका मतलब फाउंडेशन पढ़ेंगे, हम उसका बेसिक पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम पूरा इसको डीपली एनालाइज करेंगे। फिर है कंपैरिजन बिटवीन 2, 3, 4 क्वांटिटीज। 2, 3, 4 क्वांटिटीज लिखा है, हम 5-6 क्वांटिटीज तक भी कर सकते हैं। अगर हमने 4 क्वांटिटीज तक कंपैरिजन करना सीख लिया है तो हम आगे फर्दर कर सकते हैं उसको। फिर है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर नंबर्स के बेसिस पे हमें कोई क्वेश्चंस आते हैं वो। कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर वो क्वेश्चंस आएंगे जो करेंसी से रिलेटेड है, कि 5 रुपए के इतने नोट है, 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, तो उसका रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। फिर बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसके अंदर हम रेशियो का एडिशन या सब्सट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि हमारे पास में बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को कि इतना इनकम है, इतने इतने एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसका रेशियो फाइंड आउट करो, इस तरह के क्वेश्चंस। और फिर लास्ट बेस्ड ऑन एज, कि आज प्रेजेंट एज हमारी ये है, 10 साल पहले उसकी एज ये थी, तो 10 साल बाद की एज निकालो। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो ये सारे हम टॉपिक्स को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने का एक मेन रीजन क्या है कि इसके 2-3 क्वेश्चंस तो हमें सीधे देखने को मिलते हैं, मगर डेटा एनालिसिस के बेसिस पे भी हमारे पास में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें काफी बार सर्कल दे रखा है या कोई ग्राफ दे रखा है, उसके अंदर भी हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले आप समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो सारे भी इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम पहले कंसेप्ट्स को समझ लें और उसके बाद में उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीख सके। सबसे पहले रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शन हम बाद में समझेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक ही था बेसिक ऑफ रेशियो। रेशियो क्या है? रेशियो हम जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए भी उसी के लेवल का पढ़ाएंगे, फिर हम एडवांस लेवल तक चलते रहेंगे। रेशियो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने समझ लिया, ए है, ए के पास में 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? ए के पास 10 रुपए है आपके। एक बी पर्सन है, आप इसकी जगह कोई नाम भी लिख सकते हो, ए एंड बी सिंपली डिनोट करने के लिए है। बी के पास रुपए हैं 40। ए के पास 10 रुपए है, बी के पास 40 रुपए। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और इन दोनों को बताना है मुझे कि इनके पास में कितने रुपए हैं। तो इनका क्या तरीका रहेगा ए और बी का? ए बोल सकता है कि ए बोलेगा कि मेरे पास 10 रुपए हैं और बी के पास 40 रुपए हैं। ए के पास 10 रुपए हैं व बी के पास 40 रुपए। या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, अगर बी बोलेगा कि बी के पास 40 रुपए हैं व ए के पास
10 रुपए। यही तरीके हैं इनको बताने के लिए कि भाई इनके पास कितने रुपए हैं या नहीं रुपए हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करना चाहे तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कंपैरिजन कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि मैं ए और बी का कंपैरिजन नहीं दिखाई दे रहा। ये एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई मेरे पास 10 रुपए है, इसके पास 40 रुपए, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है। तो कंपैरिजन को कहीं पे भी शो करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रेशियो का। किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी हमें कंपैरिजन करने की जरूरत है तो उसके लिए क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो इसमें हम इस तरह से बोला जा सकता है कि A 10 है, B 40 है। तो A बोल सकता है, अगर कंपैरिजन के लिए हम बोले कि वो कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं वो? A बोल सकता है कि A बोल सकता है कि मेरे पास B के 1/4 1/4 पैसे हैं। A के पास B से 1/4 रुपए है। A के पास B के 1/4 पैसे, मतलब ये 40 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे हम तो 10 रुपए आ जाएगा। या फिर B कहना चाहेगा तो B कैसे कहेगा? हम B के लिए क्या लिखेंगे? B के पास A से 4 गुना रुपए है। बट ऑब्वियस है A के पास कितने हैं? 10 रुपए। अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि हम इसमें क्वांटिटी को नहीं शो कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी 10 और 40, हम एक्चुअल क्वांटिटी को नहीं शो कर रहे हैं, इसमें हम कंपैरिजन को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? कंपैरिजन को। मतलब कि लैंग्वेज हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, A to B है या B to A है। ठीक है, ये समझ में आया आपके पास में कि रेशियो हम क्यों यूज करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए। कहीं पे भी हमें एक्चुअल वैल्यू या डेटा दे रखा हो और उसको कंपैरिजन करना हो तो उसको क्या करेंगे? रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज से ये समझ में आता है हमें। एक चीज और क्लियर हो सकती है कि मैंने लिखा A के पास B से 1/4 रुपए है, तो A पहले आया है तो मैं A कर देती हूँ, अपॉन B पहले आया है तो B लिख देती हूँ। कैसे हुआ ये 1/4? A के पास कितने हैं? 10 रुपए हैं। B के पास कितने हैं? 40 रुपए हैं। तो इनका रेशियो, इनको कॉमन टेबल से काट लिया, मतलब 10 से काट लियो, या फिर 10 से नहीं काट सकते हो आप तो 1 0 से 1 0 ऐसे कैंसिल हो जाता है। कॉमन टेबल से 1/4। तो A रेशियो B कितना आ गया आपके पास में? 1/4। सिमिलरली अगर हम उल्टा करें इसको कि B के पास A के कंपैरिजन कितना है? B का कितना रुपए है? 40 रुपए है। A का कितना रुपए है? 10 रुपए है। तो ये कैंसिल होके कितना हो गया? 4/1। तो B रेशियो A क्या हो जाएगा? 4/1। इसीलिए सेंटेंस में चेंज है कि A के पास B के 1/4 पैसा है और B के पास A से 4 गुना पैसा है। तो रेशियो को इस तरह से शो कर सकते हैं। तो हमें 3-4 चीजें स्टार्टिंग में कंसेप्ट के तौर पे ध्यान रखना है कि रेशियो क्या दिखाता है? कंपैरिजन दिखाता है। एक्चुअल वैल्यू को ना दिखाते हुए दो क्वांटिटी के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान रखना है कि A to B है या B to A, कि भाई A से B का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4, तभी B से A का रेशियो क्या हो जाएगा? 4/1। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन आ गया, हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अंदर 1/4 भी होगा, 4/1 भी होगा। तो हमें कंपैरिजन देखना है कि किसके लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है, कि भाई इस A का B से हो रहा है कंपैरिजन या B का A से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तीसरी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, फ्रैक्शंस, नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होता है? P/Q होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो रेशियो भी एक तरह से क्या है? फ्रैक्शंस ही है। रेशियो नाम दे रखा है, रेशियो कोई अलग चीज नहीं पढ़ रहे हम। फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स का कंपैरिजन शो किया हुआ है वो क्या हो गया हमारे पास में? रेशियो हो गया। ठीक है, अब रेशियो को हम और अच्छे से तो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझे।
अगर हम रेशियो को सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, जैसे A रेशियो B लिखा है तो इसको कैसे बोला जाता है, A रेशियो B। हालांकि ये दो डबल डॉट लिखे हैं तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, या A इज टू B। दोनों का एक ही मतलब है, बोलने का तरीका है कि A रेशियो B बोलो या A इज टू B बोलो, सेम ही बात है। इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, A अपॉन B फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि इस तरह से इसको शो किया है। जो पहले नंबर आ रखा है उसको न्यूमरेटर में, जो दूसरा नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। अब जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैंने मान लिया ये A है, ये B है, इनके पास 500 रुपए है, A के पास, B के पास में 2500 रुपए, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो किस तरह से निकालेंगे, ये अभी रेशियो के फॉर्म में नहीं, अगर हम डबल डॉट लगा भी देते हैं तो ये रेशियो तो हो जाएगा 500 रेशियो 2500 या 2500, मगर ये एक्चुअल रेशियो नहीं। रेशियो निकालने के लिए हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन टेबल है उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो हमें ये कॉमनली दिख रहा है कि ये 500 से चला जाएगा तो 500 वन सा एंड 500 फाइव सा। तो एक्चुअल सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया हमारे पास में, 1:5। इस तरह से अगर हम और कंपैरिजन करना चाहे तो यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 48। अब इसको करना है तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, अब बड़ा नंबर से अगर आप काट सकते हो तो गुड इनफ, अगर नहीं काट सकते हो तो छोटे नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इसमें दिख रहा है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 12 के टेबल से भी हम डायरेक्ट कट कर सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा 1:4, ठीक है। ये दोनों रुपए का है। अब मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, जैसे रुपए 75 रेशियो रुपए 175। इसको कंपैरिजन करके हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 7 जा। तो ये क्या रेशियो हो गया, 3:7, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, पहले 5 की टेबल से कैंसिल कर दिया, फिर और 5 की टेबल से। आप डायरेक्ट 25 से भी कैंसिल कर सकते थे, 25 3 जा 75 और 25 7 जा 175। तो ये रेशियो हो गया हमारे पास में। तो आपका वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक टेबल याद है। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो बड़े टेबल से, तो आप छोटे छोटे टेबल से भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं और मैथमेटिक्स में मेनली हमें टाइम का इश्यू रहता है कि क्वेश्चंस तो काफी बार हमें कंसेप्चुअली आ जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम ही नहीं बचता कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। एक और मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी आपको, जैसे रुपीज 200, रुपीज नहीं 200 किलोमीटर। अब इन दोनों का अगर हमें रेशियो से कैंसिल करना, मतलब कि रेशियो निकालना हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या हम इसको 1:1 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक क्या फॉर्म है 200 रुपीज है और ये क्या है 200 किलोमीटर। हम कभी भी 200 रुपए का 200 किलोमीटर से कभी कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो करेंसी है और ये क्या है लेंथ। तो रेशियो किसके बीच में निकलता है? रेशियो सिर्फ और सिर्फ जिसकी यूनिट सेम हो उसी का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी का हाइट, किसी बच्चे का हाइट, दो बच्चे हैं, एक की हाइट है 5 फुट और एक की हाइट है, एक का वेट हमने बोल दिया 50 किलो, तो इसकी मतलब कि 5 फुट और 50 किलो का कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ये बोलेंगे कि भाई इसकी हाइट इतनी है और दूसरे की हाइट इतनी फिट है। वेट का करेंगे तो हम दोनों का क्या लेंगे? वेट लेंगे। तो सिमिलरली रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? यूनिट मस्ट बी सेम।
यूनिट अगर डिफरेंट है तो रेशियो नहीं फाइंड आउट होता है। रेशियो हमेशा और हमेशा किसके अंदर फाइंड आउट होता है? सेम यूनिट्स के अंदर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि रेशियो हम किस लिए यूज कर रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करके कंपैरिजन करने के लिए, दो क्वांटिटीज के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो हम रेशियो का यूज करेंगे। सेकंड, रेशियो और कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट्स के अंदर होना चाहिए, मतलब कि अगर दोनों लेंथ है तो लेंथ होना चाहिए, दोनों करेंसी है तो दोनों करेंसी होनी चाहिए, मतलब कि दोनों दो या तीन या चार जितने में भी आप कंपैरिजन कर रहे हो वो सेम चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में रेशियो का बेसिक आ गया हमारे पास है। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? समानुपात। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन को हम समझते हैं, रेशियो को हम समझ चुके हैं। अगर हम प्रोपोर्शन को समझना चाहे तो वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक है A रेशियो B, एक है C रेशियो D। ठीक है, इसकी वैल्यू है 2:8 या 2:3 कर देती हूँ, 2:3 है। इसकी वैल्यू है 4:6। ठीक है, तो ये समानुपात है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? इसके जो रेशियो है इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये तो 2:3, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगी तो ये भी कितना हो जाएगा? 2:3। सबसे सिंपल एग्जांपल कि इसका रेशियो क्या है? 2:3। सी और डी का भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 2:3। तो ये दोनों क्या हो गया है? ये दोनों रेशियो क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। मतलब कि दो रेशियो के दो रेशियोज है, वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो वो किस में हो जाएगा? प्रोपोर्शंस में हो जाएगा। तो अगर हम जनरली इस साइन को हटा देंगे तो हमारे पास में 4 टाइम्स ऐसे डॉट आ जाएंगे, ये 2 रेशियोज एक साथ लिख देंगे, ये क्या हो जाता है? प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस में क्या होता है? दो क्वांटिटीज के बीच का ये क्या होना चाहिए? वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, या इसको सॉल्व करें तो इसके वैल्यू सेम आना चाहिए। सेम कैसा आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू हमारे पास में थी 2:3 ओरिजिनल वैल्यू, और इसकी कितनी थी? 4:6। तो ये है या नहीं है समानुपात? प्रोपोर्शंस के अंदर है या नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम मान लेंगे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और हम अंदर वाले को सॉल्व कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटीरियर नंबर्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीरियर नंबर्स आ जाता है। अगर इक्वल आ जाता है तो हम वो चीज प्रोपोर्शन में हो जाती है। ये तो सबसे बेसिक है कि भाई इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। काफी बार ऐसे नंबर्स हो जाते हैं कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटीरियर नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीरियर नंबर्स। ये इस तरह से होना चाहिए। तो एक्सटीरियर नंबर्स बाहर वाले कौन से नंबर है? 2 × 6, और अंदर वाले दोनों कौन से नंबर है? 3 × 4। तो 6 2 12 हो गया है और 4 3 12 हो गया, तो ये बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोपोर्शन में। रेशियो आपस में अगर बराबर में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो चीज प्रोपोर्शन के अंदर है। ठीक है, ये बिल्कुल भी बेसिक चीज आ गई है हमारे पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, अगर हमने रेशियो समझ लिया तो प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है कि दो रेशियोस बराबर है तो उसके सिंबल से डिनोट किया, इसको हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं। तो अगर ये सेम है तो ठीक है, और अगर हम डिवाइड से सिंपलेस्ट फॉर्म से अगर हम नहीं पता कर सकते हैं तो सबसे इजी है कि एक्सटीरियर नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इंटीरियर नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है तो ये रेशियोज आपस में क्या है? प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शन के अंदर है। तो हमने सबसे फर्स्ट जो टॉपिक लिखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है वो चीज समझ सकते हैं। अगर हम मुझे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहो तो वो क्या हो सकता है? A/B फिर C/D। इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है,
ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, ये इसी तरह से कि अगर हम फ्रैक्शन के लिए क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर के लिए क्या है, a रेशियो b है, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे, इसको c रेशियो d है तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से। हमें पता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d हो तो उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ये b है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था c, इसके डिनोमिनेटर में जो d था वो क्या चला जाएगा ऊपर, तो इसमें ये हुआ a इंटू डी और b इंटू सी। अगर इस तरह से सॉल्व हो जाता है तो ये चीज प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझ सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ये आप चीज साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको भी हेल्प रहे एग्जाम के हिसाब से, और एक शॉर्ट नोट्स आपके साथ में साथ में बनते रहे, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो किसी भी टेक्स्ट बुक से करोगे या कोई भी प्रीवियस क्वेश्चंस बुकलेट से करोगे, लेकिन जो कंसेप्ट है उसके लिए आपको पूरा मतलब कि डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के हिसाब से आप विद एग्जाम्पल्स ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी वो चीज, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है मैथमेटिक्स में ज्यादा इजीली समझ में आता है। ठीक है, अब हम एक चीज और कर सकते हैं, आप ये देखिए जैसे a रेशियो b है 10:2 है, 20 है, 10:20 है। एक नंबर है b रेशियो c नहीं करके c रेशियो d कर देंगे। ये आप इसको किसी नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं सीधा अल्फाबेट से डिनोट करना चाहूंगी। e रेशियो f है, उसको मैंने मान लिया। एक और नंबर हम मान लेते हैं कुछ भी, इस तरह से a रेशियो b दे रखा है, b रेशियो c रेशियो d और e रेशियो f और g रेशियो h, इस तरह से अलग अलग कुछ रेशियोज दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करते हैं कॉमन टेबल से, तो ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये भी क्या हो रहा है 1:2 हो रहा है। ये 45:90, इसको डिवाइड करेंगे 45 से, 45 1 जा 45 2 जा, ये भी 1:2 आ रहे हैं। फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, अगर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1:2 आ रहा है। तो देखा जाए तो सभी का इन जो एग्जाम्पल लिखे हैं उनका रेशियो क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का रेशियो 1:2 नहीं है। 1:2 किसी का भी रेशियो आ सकता है, किसी भी क्वांटिटी के कंपैरिजन पे 1:2 आ सकता है नंबर, लेकिन अगर हमें वो रेशियो दे रखा है और वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई ये कौन से 1:2 की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसको देखने के लिए अगर 1:2 में मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ तो ही ये क्या आएगा 10:2 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये 10:20 आ गया, मतलब a रेशियो b आ चुका हमारे पास में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 15 करती हूँ तो c रेशियो d आ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। इसी तरह से मैं इसको 45 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये नंबर आ जाएगा, और इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12:24 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 1:2 है उसको एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 1:2 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 12:24 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस फ्रैक्शन से इस रेशियो से अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाना है तो उसको हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए इस कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास में काफी बार क्वेश्चन आता है कि a रेशियो b है वो 4:5 है, ठीक है, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम सबसे पहले ये सॉल्व कैसे करते हैं 4x रेशियो 5x,
तो वहां पे x क्या है, वो कॉमन नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल वैल्यू बनती है। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम 4:5 है, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले हम कॉमनली x क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x डिनोट करते हैं, उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें क्वेश्चंस में दे रखी होती है उसको अप्लाई करके एंड देन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। मैंने कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश की है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब चीजों का, ताकि बाद में आप नोट डाउन कर सके या फिर आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको लग रहा होगा ये बहुत बेसिक और मतलब कि नॉर्मल सा पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फंडामेंटल से क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे एडवांस क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में बेसिक्स भी हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें रेशियो के क्वेश्चंस भी आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, तो उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेस सिंपल क्वेश्चंस तो सब कोई कर सकता है, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट अच्छा है तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को मैथ्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास में। फिर हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। ये रेशियो के कंपेरिजन के बारे में हमारे पास में और आ गया है। अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियोज। ये दो रेशियो को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, दो रेशियो का हम माइनस किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2:4 है हमारे पास में, एक हमारे पास में है 4:8। इसका माइनस करना चाहे तो किस तरह से करेंगे भाई, 8 में से 4 गया, 4 में से 8 गए 4, मतलब कि कम माइनस ही देखना, हमें ऐसा नहीं देखना कि भाई इसमें हम माइनस लेके और इस तरह से सॉल्व करें। या फिर आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो ये बड़ा वाला नंबर मैं ऊपर लिख देती हूँ, ताकि क्योंकि बेसिक समझ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे 8/-4 करेंगे तो आप कितना बचेगा, 4 बचा, 4 - 2 किया तो 2 बचा। ठीक है, अगर मैं माइनस करना चाहूं कितना, 3:5, 1:2। अगर मैं इसका माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3 - 1 2, सॉरी, ये हो जाएगा। अब हम और करना चाहेंगे, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो ये क्या हो रहा है, 9 - 7 2, 5 - 7 2। अब आप इन तीनों को देख के ये बताइए कि कौन सा रेशियो का सब्ट्रैक्शन सही है या गलत है। इसके लिए हम क्या इस तरह से रेशियोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे इजी और सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो रेशियोज हमें दे रखे हैं उनका जो डिफरेंस है वो सेम होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ क्या 8 - 4 कितना हो गया, 8 - 4 4 हो गया, इनका डिफरेंस कितना है 4 है, 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया हमारे पास में डिफरेंस। ठीक है, 5 - 3 अगर हम करेंगे तो कितना कहते हैं ना डिफरेंस है हमारे पास में 2 का है। यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो कितना डिफरेंस है 1 है 1। यहाँ पे 9 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, और ये 5 और 7 का डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसके अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो रेशियोज है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए।
डिफरेंस बिटवीन रेशियोज मस्ट बी सेम। अगर जब तक रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तब तक हम उसको माइनस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में राइट है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। आप रॉन्ग वाला भी लिखिए ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगी किस तरह से ये करेक्ट होगा और कौन सा अगर हम एग्जाम में मिस्टेक कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज गलत है कि हमें उस तरह से नहीं करना है। तो जैसे ये तो ठीक हो गया। तो अगर ये 4:2 है, ये 3:1 है, तो अगर मुझे इसको माइनस करना ही हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इन दोनों के डिफरेंस को, जो ये 4 ये 2 है, इन दोनों के डिफरेंस को मतलब कि सेम करना पड़ेगा। जब तक मैं सेम नहीं कर सकती तब तक इसको माइनस नहीं किया जा सकता। तो जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, अगर इसको मुझे 4 करना पड़ेगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इनके नंबर्स को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। तो नंबर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या दे रखा है? 4:8 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 2 4 रेशियो 4 2 8 माइनस किया 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 2 2 4 2 1 2। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:5 है और नीचे कितना हो जाएगा? 2:4। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो कितना हो जाएगा? 1:1 माइनस करने पे। और ये तो क्वेश्चन ठीक ही है। तो हमें अगर किसी भी रेशियोज को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके बीच के रेशियो के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे 9:7 का कितना डिफरेंस हो गया? 2। 7:5 का कितना हो गया? 2। 5:3 का कितना हो गया डिफरेंस? 2। यहाँ पे हो गया 1। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 से 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसके नंबर्स को भी आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो ये आ गया। इसको सॉल्व कर, इस तरह से इसको भी सॉल्व कर दिया। हम और भी क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट और क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ 11:30। ये एक नंबर ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया मैंने 15:16, या फिर मैं ले लेती हूँ 19। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है तो किस तरह से किया जाएगा? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 11 और 13 के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 इनका डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ तो वो 4 हो जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो 3 से भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और 11 से भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये नंबर अब क्या हो जाएगा हमारे पास में? 11 2 22 एंड 13 2 26। ये रेशियो हो गया। और ऑलरेडी हमारे पास में क्या था? 15:19, ये आ गया हमारे पास में। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। 6 में से तो 9 नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो कितना हो गया? 7। और डायरेक्ट हम 26 माइनस 19 करेंगे तो भी 7 आ गया। अब 22 में से 15 माइनस किया तो भी हमारे पास में क्या आ गया? 7 आ गया। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या करना जरूरी है? इन दोनों के डिफरेंस को क्या करना है? इक्वल करना जरूरी है, अदरवाइज इसको हम माइनस नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन माइनस करने के लिए कभी नहीं आएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन दे रखा है वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, इसके रेशियो बीच में इंटरनल रेशियोज को बिना सेम किए, तो हमारे पास में ये दिक्कत हो जाएगी। अब हम एक और इस क्लास के अंदर चीज सीखते हैं कि 3 चीजें हैं, ए बी एंड सी। ए का बी के साथ रेशियो निकाल रखा है और बी का सी के साथ भी रेशियो निकाल रखा है। तो ए बी सी तीनों का रेशियो किस तरह से निकाला जाएगा, उसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उस कंपैरिजन अगर एक साथ नहीं करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल ए
बी है और बी सी है। बोलते ए और बी का डिफरेंस मतलब कि रेशियो है 5:7 और सी और डी का बीच का रेशियो है वो है 6:8। इस तरह से तो ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी कि B7 भी हो और B6 भी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें उस क्वेश्चन के अंदर A, B और C तीनों का रेशियो एक साथ फाइंड आउट करने की जरूरत है, अदरवाइज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये चीज है इस B जो कॉमन आ रही है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे 6 और 7 मतलब ये दोनों नंबर हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब पूरे को, और इसको पूरे 7 को से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब इस वाले नंबर को इस पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये 6 वाले को इस वाले ऊपर वाले रेशियो से पूरा मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो हमारे पास में क्या आता है 6 5 30 एंड 6 7 42। ये हमारे पास में आ गया। ये क्या आ गया 6 7 6 42 और 7 8 56। ये आ गया। ये क्या था A रेशियो B था हमारे पास में, ये क्या हो गया B रेशियो C हो गया। तो ये दोनों अब हमारे पास में सेम रह गया है। तो अगर A रेशियो B रेशियो C है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 30 रेशियो 42 रेशियो 56। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि काफी बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है, नहीं तो इसको और सिंपलेस्ट करो तो 2 1 2 2 5 10 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 8 16। ठीक है, ये क्या हो गया 15 21 एंड 28। तो ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 15 और 21 तो 3 से चला जाएगा लेकिन 28 नहीं जाएगा। तो हमारे पास में ये क्या होगा 15 रेशियो 21 रेशियो 28 इसका सिंपलेस्ट मतलब कहते हैं ना रेशियो हो गया 3 क्वांटिटीज के अंदर का। तो 3 क्वांटिटीज के अंदर अगर हमें रेशियोज को इक्वल करना है तो जो कॉमन क्वांटिटी है उसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, आज की क्लास मैं अभी तक यहीं तक पढ़ाती हूँ। आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के जो बेसिक क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ रेशियोज किस तरह से किया जा सकता है, और इस तरह के कंसेप्ट को भी अगर जब दो रेशियो के अंदर एक कॉमन चीज हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम फर्दर आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मतलब कि क्वेश्चंस के अंदर डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।